किसी व्यक्ति या वस्तु के या अनुचित होने का निर्धारण हम लोग को हमेशा उसके गुण पर करना चाहिए। हमें निर्धारण करते वक्त ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि उसका रूप या रंग क्या है। कबीर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आइए इसी जीवन पाठ के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस समसामयिक श्रृंखला में मैं आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। आइए साथियों, देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, आज जो हम लोग का पहला विषय होगा वो है सुरेश एन पटेल जी। ये सुरेश एन पटेल जी अभी ये सीवीसी नियुक्त हुए हैं। सीवीसी नियुक्त हुए हैं। सीवीसी का मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अभी इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में अभी इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो यह प्रीलिम्स की दृष्टि से यह तथ्य अति महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ तथ्यों पर अवश्य ही गौर फरमाना चाहिए। आइए देखते हैं और हम लोग जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। दरअसल साथियों, वर्ष 1964 में के संथानम एक समिति बैठाई गई थी जिसका विषय था भ्रष्टाचार निवारण। तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक समिति बैठाई गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे के संथानम। उन्होंने ही इस आयोग के स्थापना की सिफारिश की थी और 1964 में इस आयोग की स्थापना भी की गई थी। तो इस आयोग का कार्य क्या था? इस आयोग का कार्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था, भ्रष्टाचार का रोकथाम करना था, सत्य निष्ठा के उच्चतम मानकों को तय करना था। तो 1964 में यह आयोग स्थापित किया गया, लेकिन इस आयोग को वैधानिक दर्जा वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत प्राप्त हुआ है। किसी भी संस्था को, किसी भी योजना को प्रभावी रूप से लागू होने के लिए उसको कानूनी दर्जा मिलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कानूनी दर्जे के मिलने से उसका कार्य प्रभावी हो जाता है, उसको फंड मिलने लगता है, एक कानूनी आधार मिल जाता है। तो इस आयोग को 2003 में कानूनी आधार प्रदान किया गया। ये जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें एक सीवीसी होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। जो चीफ होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनको सीवीसी कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। सी फॉर है यहाँ पर सेंट्रल, वी फॉर है विजिलेंस और सी फॉर है कमिश्नर, और यहाँ पर वी फॉर है विजिलेंस और सी फॉर है कमिश्नर। तो इसमें एक सीवीसी होते हैं और 2 वीसी होते हैं। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति के साथ साथ शपथ दिलाने का भी काम किसका है? राष्ट्रपति का है। तो अभी देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। दरअसल वास्तव में साथियों एक चयन समिति का गठन किया जाता है और उस चयन समिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी होंगे और उसमें विपक्ष का नेता को भी शामिल किया जाएगा। विपक्ष के नेता को भी, वर्तमान में विपक्ष का नेता कोई नहीं है, 2014 से यह पद खाली है। तीसरे इसमें होते हैं गृह मंत्री। तो ये 3 लोग जो सतर्कता आयुक्त हैं उनका चयन करते हैं और वो चयन करके इसको भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता
है और नियुक्ति के बाद उनको शपथ भी दिला देता है। तो ये जानकारी लिखी हुई है, यहाँ चयन समिति को छोड़ दिया गया है तो उसको आप ऐड जरूर कर लेंगे। चयन समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, और कौन होते हैं? तो होम मिनिस्टर। तो ये 3 लोग होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका काम क्या है? सरकार को भ्रष्टाचार के निवारण के लिए और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन देना। यह शिकायतों को दर्ज भी करता है और शिकायत आते हैं तो उनका पोल भी खोलता है, उनका प्रकटीकरण करता है। तो ये इसके कार्य हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले खबर की ओर। कौन है? तो ये सुरेश एन पटेल हैं और यही अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है सीवीसी, ये एक ही होंगे और वीसी 2 होंगे, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर। अभी जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा हमारा जो नाविक है, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से बेहतर कार्य कर सकता है। तो आइए जानते हैं हम लोग नाविक के बारे में। तो नाविक का मतलब क्या है? यहाँ आप NAV देख रहे हैं, इस NAV का मतलब होता है नेविगेशन। यहाँ NAV का मतलब नेविगेशन है, I का मतलब यहाँ पर इंडियन है और C का मतलब यहाँ पर कंस्टलेशन है। कंस्टलेशन मतलब क्या है? इंडियन कंस्टलेशन मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंडियन सैटेलाइट, ग्रुप ऑफ इंडियन सैटेलाइट। कंस्टलेशन का मतलब नक्षत्र भी होता है, लेकिन यहाँ इंडियन कंस्टलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। तो नेविगेशन कैसे होगा? तो नेविगेशन होगा भारतीय जो मानवकृत उपग्रह हैं उनके साथ नेविगेशन, इसका अर्थ हो गया। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है इसरो ने बनाया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ये जो हमारा नाविक सिस्टम है, तो यहाँ आप देखेंगे अमेरिका के जीपीएस के बराबर है। रूस का ये जो रस लिखा है ये रूस होगा, रूस का ग्लानोस सिस्टम है। जैसे हमारा नाविक है अमेरिका का जीपीएस है, वैसे ही यूरोप का गैलीलियो है। तो गैलीलियो किसका नेविगेशन सिस्टम है? तो आप बताएंगे यूरोप का। और ग्लानोस किसका नेविगेशन सिस्टम है? तो रूस का। और जीपीएस किसका है? तो अमेरिका का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाविक किसका है? तो भारत का। ये आप ध्यान रखेंगे। नाविक को किसने डेवलप किया है? तो इसरो ने किया हुआ है। ये जो नाविक है इसको तकनीकी भाषा में कहते हैं IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, नाविक भी पूछा जा चुका है। नाविक का विकास किसने किया? ये भी पूछा जा चुका है। और ग्लानोस किसका नेविगेशन सिस्टम है? गैलीलियो किसका है? जीपीएस किसका है? ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और साथ में कई बार तो इस जीपीएस का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो हमारा नाविक है ये कहां पर है? तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में स्टेबलाइज किया गया है। हमारा जो नाविक सिस्टम है उपग्रह वो कितने की ऊंचाई में उड़ रहा है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। और जो उपग्रह, जो मानवकृत उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काटता है उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। हम लोग का जो नाविक है इस मामले में पृथक है जीपीएस से। जो जीपीएस है वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में काम करता है। जनरल साथियों ये आप देख रहे हैं अर्थ, तो अर्थ में जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये जो LEO क्या है। LEO क्या है? तो LEO का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो ऊंचाई होती है 0 से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। और 0 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कोई मानव
कृत उपग्रह जब पृथ्वी के चक्कर काटता है तो उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा होता है MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। मिडिल अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई होती है 2000 किलोमीटर से 35,780। ये आप देख रहे होंगे तो इसका होता है 0 से लेकर 2000 और MEO का ऊंचाई होता है 2000 से लेकर 35,780 किलोमीटर तक। और जो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है या जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसका रेंज होगा, आप देख रहे हैं तो 35,780 किलोमीटर से ज्यादा। तो आप यहां देख रहे हैं तो जो अमेरिका वाला GPS है वह MEO में है, जबकि जो भारत वाला GPS है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ऐसा जितेंद्र सिंह जी ने बताया है। और यह बात सत्य है। अगर आप नाविक का कैटलॉग देखेंगे तो वहां आपको यह दिखाई पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे जो GPS है, जो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, उसके जो उपग्रह हैं वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में है, जबकि जो भारत का नाविक नेविगेशन सिस्टम है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। इसीलिए यह एक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। तो इन ऑर्बिटों को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है इसी में ही मौसम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो ये 3 तरीके की ऑर्बिट होती हैं और इनको जरूरत के हिसाब से मानवकृत उपग्रहों को यहाँ स्थापित किया जाता है। यह जो हम लोग का नाविक है भारत को केंद्र मानकर 1500 किलोमीटर की त्रिज्या में निगरानी कर सकता है, काम कर सकता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे किसके संदर्भ में, तो नाविक से। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नाविक है वो कहाँ है, तो आप बताएं कहाँ स्थापित किया गया है। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यहाँ एक बात और है साथियों कि ये जो नाविक आप देख रहे हैं तो जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें कोई एक सैटेलाइट नहीं होता। अमेरिका का जो GPS है वहाँ पर लगभग 45 सैटेलाइट काम करते हैं, तब नेविगेशन को अंजाम दिया जा सकता है। तो नेविगेशन के लिए ग्रुप ऑफ सैटेलाइट का कार्य करना जरूरी होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडियन कंस्टलेशन है, ये पहले ही बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ इंडियन सैटेलाइट है, ग्रुप ऑफ इंडियन सैटेलाइट। तो कितने सैटेलाइट हैं, तो यहाँ आप देखोगे 3 उपग्रह GEO में स्थापित हैं और 5 उपग्रह GSO में। ये दोनों के दोनों जो कक्षा होती है वो 35,700 किलोमीटर से ज्यादा में होती है, 36,000 में, इसीलिए इनको GEO और GSO कहते हैं। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, GEO में और GSO में, GEO एक ही जगह पर पृथ्वी में पॉइंट करता है और पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूमता जाता है पृथ्वी के स्पीड के बराबर ही। अगर उसकी स्पीड पृथ्वी के बराबर नहीं होगी तो वो जगह से हट जाएगा, ठीक। और यह ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट है यह इक्वेटर से थोड़ा कोण बनाया हुआ होता है, चलता तो पृथ्वी की स्पीड के साथ ही है लेकिन इक्वेटर से इसका थोड़ा कोण बना रहता है। जबकि जो GEO वाला है वह एकदम इक्वेटर में ही रहता है। तो मानिए यह पृथ्वी है तो जो GEO है यह GEO होता है जो इक्वेटर के साथ ही चलता है, और ये GSO होता है। तो दोनों में अंतर यह है कि यह भूमध्य रेखा से कोण बनाता है और यह भूमध्य रेखा से 0 डिग्री में होता है। दोनों में समानता क्या है कि दोनों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। अब अगला जो स्लाइड है वो हमारा है रेवड़ी संस्कृति पर। ये रेवड़ी संस्कृति क्या है, मेंस में पूछा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर काफी गर्मागर्मी मची हुई है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि यह मुक्तखोरी की राजनीति संस्कृति क्या है, रेवड़ी संस्कृति क्या है। तो रेवड़ी संस्कृति को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेवड़ी क्या होता है। तो रेवड़ी का मतलब होता है गुड़ एवं तिल
का पापड़ी, गुड़ एवं तिल के पापड़ी को रेवड़ी कहते हैं। मेहमानों को इसको दे दिया जाता है ऐसे ही। तो ऐसे ही यही रेवड़ी बांटने की संस्कृति अब राजनीति में आ गई है। राजनीतिक दल वो मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के मुफ्त में चीज़ें बांटने का वादा करते हैं, जो देश या राज्य के राजकोषीय नीति के तहत सही नहीं है। राजकोषीय नीति का कुप्रबंधन होता है, सरकार पर दबाव आता है और यह फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी बाधक है। तो इसी जो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मुफ्त में स्कूटी दे दी जाएगी, बिजली दे दिया जाएगा, ऋण माफ़ी कर दिया जाएगा, मोबाइल दे दिया जाएगा, आपका बसों में किराया माफ़ कर दिया जाएगा। तमाम तरीके के ये मुफ्तखोरी की संस्कृति हमारे राजनीति में व्याप्त हो गई है मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो उसी की रोकथाम के लिए ये अश्वनी उपाध्याय जी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया और ये क्या कहते हैं देखिए। मुफ्त में चीजें बांटने की राजनीति फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधक है। पहली बात ये कह रहे हैं फ्री एंड, ये जो मुफ्त में चीजें बांटने की संस्कृति है, ये जो रेवड़ी संस्कृति है, इसको कानून बना के विनियमित करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं वैसे ही हमारे राज्यों की राजकोषीय स्थिति आप जानते हैं दयनीय अवस्था में पहुंच गई है और स्थिति भयावह भी आने वाले समय में हो सकती है। तो ये चाहते हैं कि यह बंद होना चाहिए, इसको कानून बनाकर विनियमित करना चाहिए। तो ये आप देखेंगे और ये भी कहते हैं यह जो संस्कृति है यह संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266 और 282 का उल्लंघन करता है। तो इस अनुच्छेदों को देखने का काम आपका है साथियों। मैं सभी कुछ बता दूंगा तो मैं आपका वैसाखी बन जाऊंगा। आपको सक्षम बनना है और यहाँ से सीखना है कि अखबार से हम लोग किस तरीके से अपने लिए चीजें निकाल सकते हैं। तो जब यह याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट पे तो सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुआ और यह सुनिए प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय पर अपना हाथ डाला है। और जब उत्तर प्रदेश में वो एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे थे तब उन्होंने यह बात कही। आप देख रहे होंगे काफी यह गंभीर मुद्रा में लग रहे हैं मोदी जी। यह मुफ्तखोरी की संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। इनकी पार्टी भी लगी हुई है लेकिन कह रहे हैं राजा है ना, तो यह मुफ्तखोरी की संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। इस मुफ्तखोरी की संस्कृति अर्थात रेवड़ी संस्कृति से देश के लोगों को सावधान रहना होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह बात की और यह रेवड़ी संस्कृति मुख्य धारा में चर्चा का विषय बन गई और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी के साथ साथ सुनवाई हो रही थी। ये हमारे भारत के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्या नाम है तो एनवी रमना नाम है। आइए देखते हैं, इन्हीं की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है उसके अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने भी कुछ बातें वहां पर कही हैं। तो ये क्या कहते हैं, मुफ्त में चीजें बांटने के वायदे की संस्कृति गंभीर चिंता का विषय है। इस संस्कृति के रोकथाम के लिए केंद्र सरकार से इनके पक्ष के बारे में सवाल किया। इन्होंने पूछा केंद्र सरकार से, आप इस रेवड़ी संस्कृति को बंद करना चाहते हैं या नहीं, आप अपना पक्ष बताइए, गोल गोल मत घूमिए। इन्होंने कहा अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप इसका हल नहीं बता पा रहे हैं तो जाइए वित्त आयोग से, विधि आयोग से, नीति आयोग से पूछिए कि क्या रोकथाम के कदम उठाए जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, एनवी रमना जी ने यह भी कहा कि संसद इस समस्या को हल करना ही नहीं चाहती क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे तो आगे स्लाइड में ये देख रहे हैं तो ये और आगे क्या बात करते हैं, ये कहते हैं कि एक पैनल बनाया जाना चाहिए जो निष्पक्ष होकर इस मामले को बारीकी से देखे और इसके रोकथाम के लिए हमको सिफारिश करे। और भी जो वहां पक्षकार थे, वकील थे, चुनाव आयोग था, तुषार मेहता थे, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जो जनरल वकील है, उनसे भी पूछा गया। तो सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं कि इस पैनल को किस प्रकार गठित किया जा सके।
वी रमना ने पूछा, किससे पूछा, तो ये देख रहे होंगे राजीव कुमार हैं, देश के अभी ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इन्होंने क्या कहा, अभी इन चुनाव आयोग क्या कह रहा है उसको भी देखिए। चुनाव आयोग ने इससे पल्ला झाड़ लिया और कहता ये मतदाताओं का काम है कि वो तय करें कि ये मुफ्तखोरी की संस्कृति, रेवड़ी संस्कृति उनके लिए फायदे में है या नुकसान में है। लेकिन हमारे मतदाता यह तय नहीं कर पा रहे हैं। ये मुफ्तखोरी की संस्कृति चलती ही आ रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो अश्वनी उपाध्याय महोदय थे जो पीछे आपने देखा था, उन्होंने बोला कि इनका चुनाव चिन्ह जब्त कर लेना चाहिए, इनका पंजीयन रद्द कर देना चाहिए अगर ये मुफ्तखोरी की संस्कृति की गतिविधि को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा कि हम लोग उनका पंजीकरण या चुनाव चिन्ह जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो हमको कानून में अधिकार दिए गए हैं ऐसा कोई प्रावधान वहां पर है ही नहीं। और चुनाव आयोग ये भी कहता है अगर कोई सरकार बन गई तो बनने के बाद उसने क्या वादा किया था उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इंटरव्यू की दृष्टि से इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ आप इसको पढ़ लेंगे, मैंने इसकी व्याख्या कर दी है। आगे देखते हैं तो देश में जो वेटलैंड है इनकी संख्या 64 हो गई है। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 64 हो गई है जो रामसर की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल है। पहले 49 थे, कुछ दिन पहले इसमें 5 ऐड किया गया और कुछ दिन पहले 10 ऐड किया गया, तो ये टोटल हो गए 64। अभी ये जो 10 ऐड हुए हैं इसमें से 6 तमिलनाडु में है, 1 है एमपी में, 6 है तमिलनाडु में और 1 है एमपी में, 1 है कर्नाटक में, 1 है उड़ीसा में और 1 है गोवा में। तो ये 10 किए गए हैं और ये आप ध्यान रखेंगे टोटल नंबर कितने भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, तो 64 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो रामसर का जो अंतर्राष्ट्रीय सूची होता है इसको 2 फरवरी 1971 को हुए रामसर कन्वेंशन के तहत यह सूची जारी की जाती है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन इसीलिए क्योंकि ईरान के राम शहर जो ईरान के रामसर शहर में यह कन्वेंशन पूर्ण हुआ था। 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि जल दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य पर। और इसमें अभी आप ध्यान देंगे कि ये रामसर ईरान में है और इसी के तहत ही भारत में या फिर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों की सूची तैयार की जाती है। वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है जो स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र का मिश्रित क्षेत्र होता है। इसकी उच्च उत्पादकता होती है, यहाँ की भूमि जल से संतृप्त होती है। तो इस टोटल नंबर को ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स की दृष्टि से कि भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 64 हो गई है। आइए चलते हैं आगे। ये देख रहे हैं ये 10 के 10 लिस्ट आपके सामने है जो 10 हैं वेटलैंड, और ये देख रहे हैं तो ये मालदीव के प्रधानमंत्री मोहम्मद सोली हैं और यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोली वो भारत आए हुए हैं। साथियों, मालदीव हमारा समुद्री पड़ोसी देश है और ये जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोलिह वो भारत के हितैषी हैं। इससे पहले जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन वो चीन के समर्थक है और आप जानते हैं कि चीन भारत को चारों तरफ से विवश करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति पर काम कर रहा है। उसमें से उस स्ट्रिंग ऑफ पल्स में एक पड़ाव मालदीव भी है और मालदीव हिंद महासागर में एक इम्पॉर्टेंट रणनीतिक क्षेत्र है। भारत को इसको अपने साथ लेना ही पड़ेगा। इसी कदम के तहत भारत ने जब अपना वैक्सीन का विकास किया तो उसने पहली खेप सबसे पहले मालदीव में भेजी थी। तो ये ध्यान रखेंगे क्या बातें हो रही हैं, उसको लेकर जो भी डेवलपमेंट होगा मैं इसको लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी ध्यान से पढ़ाई करिए और आगे की ओर अग्रसर होते रहिए।